नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 24 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इनके कुछ प्रश्न पहले वीडियो में हल किए, शेष प्रश्न हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है। यानी जो फ्लोरोसेंट लैंप है यानी ट्यूब लाइट है, इनके अंदर जो पैरा बैंगनी किरणें है उसको प्रकाश किरणों में परिवर्तित करने के लिए अंदर कोटेट की जाती है। इस कोटेट के बारे में पूछा है कि हरे रंग का रोशनी देने के लिए किस प्रकार के अंदर कोटेट की जाती है। तो देखो, मैग्नीशियम टंगस्टेट की यदि कोटिंग है तो इससे जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो नीला सफेद रंग का प्रकाश होगा, यानी नीला सफेद। कैडमियम बोरेट की से गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा। जिंक सिलिकेट से हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा। कैडमियम सिलिकेट से पीला गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित होगा। जिंक बेरिलियम सिलिकेट से पीला सफेद प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो इसमें किसके बारे में पूछा, हरे रंग के लिए। हरे रंग के लिए क्या हो जाएगा, जिंक सिलिकेट, यानी जिंक सिलिकेट से हरा रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जिंक सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है। यानी जो दे रखे हैं इनमें से फ्यूज का मुख्य कार्य यानी प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन देखो, संचालक की रक्षा करना, अतिरिक्त धारा को रोकना, लाइन की रक्षा करना, परिपथ को खोलना, और ये सभी ने उपरोक्त सभी। तो फ्यूज का जो मुख्य कार्य क्या होता है, अति बाहर धारा को रोकना, यानी अत्यधिक धारा को रोकना, यानी बी ऑप्शन इसका सी होगा कि फ्यूज है वो अतिरिक्त धारा को रोकता है, यानी अतिरिक्त धारा प्रवाहित होने पर स्वयं जलकर परिपथ की रक्षा करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अतिरिक्त धारा को रोकना। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी प्लेटों को मजबूती देने के लिए इनमें से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी जो शीशा अम्ल सेल है यानी लेड एसिड सेल या बैटरी है, इसकी जो प्लेट है इनको मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। ऑप्शन देखो, जिंक, टिन, आयरन, ताम्र या एंटीमनी। तो इसको मजबूती प्रदान करने के लिए एंटीमनी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीमनी, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड आवश्यक होते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर किस प्रकार का होता है, देखो इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट, ये प्लस और माइनस। ये हो गया मान लो पेज और न्यूट्रल, जो भी है एसी, ये एसी इनपुट और ये आउटपुट। तो इसमें पूछा है कि डायोडों की संख्या कितनी होती है। तो देखो 1 2 3 और 4, तो कितने डायोड होते हैं, 4 डायोड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। किस में है, सी, यानी ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पूछा है तो 4। एक बार पूछ लेते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। हाफ वेव में 1 होता है। फुल वेव जिसमें सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर आवश्यक है तो उसमें 2 होते हैं। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लोहे में हीटिंग तत्व बनाने के लिए निम्न में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हीटिंग एलिमेंट है वो किसका बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन, यानी लोहा का से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन। यानी जो तापक तत्व है ये किसका होता है, तो ये होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है, निकेल और क्रोमियम का।
यानी नाइक्रोम है जो निकिल और क्रोमियम का मिश्रण है। निकिल और क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसमें निकिल की मात्रा होती है 80% और क्रोमियम होता है 20%। यदि इसका गलनांक बिंदु पूछ ले, कई बार पूछ लेते हैं, गलनांक बिंदु होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि गलनांक बिंदु पूछ ले तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। निकिल 80%, क्रोमियम 20%, गलनांक बिंदु इसका 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीटिंग एलिमेंट किसका बनाया जाता है? नाइक्रोम, यानी निकिल क्रोमियम भी कह सकते हैं, तो नाइक्रोम डी। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मापने के लिए थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है? थर्मोकपल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च तापमान को मापने के लिए, जैसे कि फर्नेस है या तापक भट्ठी है, इसका तापमान मापने के लिए पायरोमीटर जो थर्मोकपल है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, तापमान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में ताप परिवर्तन होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है? यानी इनमें से किस में ताप परिवर्तन होने पर इसका प्रतिरोध लगभग अप्रभावित रहता है, यानी स्थिर रहता है? तो मैग्नीन का जो तापमान बढ़ता है तो परिवर्तन यानी प्रतिरोध इसका अप्रभावित ही रहता है, लगभग अप्रभावित रहता है। इसीलिए हम जो संट प्रतिरोध लगाते हैं वो मैग्नीन का ही लगाते हैं, यानी जो संट प्रतिरोध होता है एम्पेयर मीटर के अंदर जो हम संट प्रतिरोध लगाते हैं वो मैग्नीन का ही लगाते हैं। तो क्योंकि इसका तापमान परिवर्तन से इसका प्रतिरोध लगभग अप्रभावित रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यानी ताप परिवर्तन से प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है, तो मैग्नीन, यानी राइट आंसर हो गया डी, मैग्नीन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधक किसका उदाहरण है? यानी प्रतिरोध का गुण क्या है? अब देखो ऑप्शन देखो, पहले द्विपार्श्व घटक, निष्क्रिय घटक, सक्रिय घटक, एक पार्श्व घटक, ए और बी दोनों। तो जो प्रतिरोधक है वो पार्श्व के तरह देखे तो द्विपार्श्व होता है, यानी द्विपार्श्व घटक है। और सक्रिय या निष्क्रिय में देखे तो ये निष्क्रिय होता है, यानी आर, एल और सी ये तीनों ही निष्क्रिय है, पैसिव घटक है। और बाकी जो मान लो आईसी है, ट्रांजिस्टर है, यूजेटी है, आईपीटी है, मॉसफेट है, डाइक है, ट्राइक है, ये सभी सक्रिय घटक होते हैं, यानी सक्रिय पुर्जे होते हैं। तो रेजिस्टेंस निष्क्रिय घटक है और द्विपार्श्व घटक भी है, यानी द्विपार्श्व है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए और बी दोनों। राइट आंसर ई, यानी ए हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहते हैं? यानी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारा प्रवाह में प्रस्तुत विरोध प्रतिरोध कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, संधारित्र को किसी भी किस में कूटबंध नहीं किया जा सकता, यानी कभी भी किसी में कूटबंध नहीं किया जाता। यानी संधारित्र है, इसको निम्न में से कौन सा इसका माप नहीं होता है, यानी इसको कूटबद्ध नहीं किया जाता है? नैनोफेरेड। नैनोफेरेड क्या होता है? 10 की घात -9, यानी 10 की घात -9 फेरेड बराबर होता है नैनोफेरेड। तो देखो संधारित्र का मान होता है माइक्रो, नैनो या पिको फेरेड में होता है, यानी फेरेड बड़ी इकाई होती है तो फेरेड बहुत कम होता है मान इसका, यानी फेरेड तो बहुत ज्यादा बड़ी इकाई होती है, तो माइक्रो फेरेड या नैनो फेरेड या पिको फेरेड में होता है। अब देखो नैनो फेरेड यानी 10 की घात -9 फेरेड इसमें होता है। माइक्रो फेरेड, माइक्रो का ऐसे क्या हो गया 10 की घात -6 फेरेड, ये भी होता है। पिको का ऐसे क्या हो गया 10 की घात -12 फेरेड, ये भी होता है। फेरेड में भी कई बार इसको कोटबंद कर देते हैं। किलो फेरेड का ऐसे क्या हो गया कि 1000 फेरेड, यानी 1000 फेरेड बराबर 1 किलो फेरेड, तो किलो में कभी नहीं मिलता है इसका मान। तो इसका राइट यानी किस में कूटबंध नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है तो किलो फेरेड में नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ई, किलो फेरेड। अगला क्वेश्चन है, केवीएल के अनुसार एक नेटवर्क यानी किरचॉफ वोल्ट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम भी हम कह सकते हैं इसे, के अनुसार एक नेटवर्क में के किसी
बी बंद लूप में सभी IR ड्रॉप और EMF का बीजगणित योग सदैव शून्य होता है। यानी सदैव क्या होता है, तो सदैव शून्य होता है। यानी किरचॉफ के द्वितीय नियम तो क्या कहता है कि कोई भी बंद लूप है, इसके अंदर जो खपत वोल्टेज और जो लगाया गया वोल्ट, इनका बीजगणित योग सदैव शून्य होता है। और प्रथम नियम जो धारा नियम वो क्या कहता है कि संगम पर धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो इसमें वोल्टेज खपत वोल्टेज का बीजगणित योग पूछ लिया, तो ये तो हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी KVL नियम। तो इसमें सदैव शून्य होता है यानी बीजगणित वोल्टेजों का बीजगणित योग। और यदि धाराओं का बीजगणित योग शून्य के बारे में पूछता तो वो प्रथम नियम होता और उसमें धाराओं का संगम पर धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो इसमें क्या पूछा है, KVL का पूछा है, तो इसमें शून्य होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए शून्य। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है। डीसी मशीन की चाल निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। अब देखो वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज मापते हैं यानी विद्युत वाहक बल या जो वोल्टेज है वो मापते हैं। एम्पियर मीटर के द्वारा धारा मापते हैं। टेकोमीटर के द्वारा किसी गुणक मशीन की ताल यानी गति मापते हैं। मल्टीमीटर यानी एवी इसके द्वारा एम्पियर वोल्टेज AVO और ओम ये मापते हैं। पायरोमीटर के द्वारा हम किसी फर्नेस है या जो भट्टी है हीटिंग की भट्टिया है तो उसका तापमान मापते हैं पायरोमीटर के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी चाल मापनी है तो चाल मापने के लिए हम टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेकोमीटर सी। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर की क्षेत्र ध्रुवता विपरीत की जाने पर मोटर में क्या होगा। यानी किसी डीसी मोटर की क्षेत्र ध्रुवता यानी फील्ड की ध्रुवता विपरीत कर रहे हैं तो क्या होगा। तो डीसी मोटर की जो घुमाव की दिशा है उसमें किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं कि फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम के अनुसार यानी अंगूठा प्रथम अंगुली मध्यम अंगुली तीनों को परस्पर एक दूसरे के समकोण पर इस प्रकार रखते हैं कि यह यानी ये MF फ्लक्स की दिशा में है, ये धारा प्रवाह की दिशा में यानी फील्ड जो आर्मेचर में धारा प्रवाह की दिशा में है तो अंगूठा इसके घुमाव की दिशा को दर्शाएगा। अब क्या कह रहा है, यानी इसकी गति को चेंज करना है, इसको चेंज करना है तो या तो क्षेत्र की ध्रुवता को विपरीत कर दो या आर्मेचर में धारा प्रवाह की दिशा को परिवर्तित यानी इंटरचेंज कर दो तो ये घुमाव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब इसमें क्या दे रखा है देखो कि क्षेत्र ध्रुवता विपरीत की जाने पर इसको विपरीत कर रहे हैं तो ये भी परिवर्तित हो जाएगी यानी घुमाव की डायरेक्शन भी विपरीत हो जाएगी। तो ऑप्शन देखो आरएम नहीं होगी, गलत है। समान दिशा में चलेगी नहीं, विपरीत दिशा में चलेगी। विक्रम दिशा में चलेगी, सही है। समान चाल पर चलेगी, पहले चलेगी फिर रुक जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम यानी विपरीत दिशा में चलेगी। क्षेत्र ध्रुवता को यानी फील्ड करंट को विपरीत करते हैं तो घुमाव की डायरेक्शन भी विपरीत हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी विक्रम दिशा में चलेगी। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। यानी कोई भी डीसी मशीन है इसमें जो हानि है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो होती है लोह हानि, एक होती है ताम्र हानि और एक होती है यांत्रिक हानि। अब इसमें पूछा है कि यांत्रिक हानि कौन सी है। अब देखो आर्मेचर एक ताम्र हानि है। वायु घर्षण हानि यांत्रिक हानि है। क्षेत्र हानि भी ताम्र हानि है। हिस्टेरेसिस हानि ये लोह हानि है। एडी करंट यानी एडी धारा हानि ये भी लोह हानि है। तो यांत्रिक हानि तो कौन सी हो गई, वायु घर्षण हानि है जो यांत्रिक हानि है। तो राइट आंसर इसमें यांत्रिक हानि के बारे में पूछा है तो यांत्रिक हानि क्या हो जाएगा, वायु घर्षण हानि यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में पूर्ण भार ह्रास में लगभग 30 से 40% का योगदान रहता है। यानी पूर्ण भार जो हानि है उनमें से 30 से 40% कौन सी हानि होती है। तो जो हानि है पूर्ण भार द्वारा जो ह्रास है उनमें से आर्मेचर हानि है, आर्मेचर ताम्र हानि ये होती है 30% से 40% और फील्ड ताम्र हानि ये होती है 20% से
30%, यानी पूर्ण जो हानि है, पूर्ण भार हानि है, उसकी 20 से 30% क्षेत्र तमर हानि होती है। यांत्रिक हानि ये होती है 10% से 20%, और स्ट्रे लोड हानि ये होती है 1%। पूर्ण जो भार हानि है उसकी 1% होती है। तो देखो आर्मेचर कम हानि होती है 30 से, यानी पूर्ण भार हानि की 30 से 40%, फील्ड कम हानि होती है पूर्ण भार हानि की 20 से 30%, यांत्रिक हानि पूर्ण भार हानि की 10 से 20%, और स्ट्रे लोड हानि होती है पूर्ण भार हानि की 1%। अब इसमें 30 से 40% के बारे में पूछा है, तो 30 से 40% क्या होती है? आर्मेचर तमर हानि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर तमर राशि, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत कर्षण में निम्न में से किस डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? यानी जो कर्षण कार्य है उसके लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो कर्षण कार्य के लिए उच्च स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर का प्रयोग किया जाता है, और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क इनमें से किसका है? यानी शंट मोटर, श्रेणी मोटर, संचयी यौगिक मोटर, भिन्न यौगिक मोटर, यानी डिफरेंशियल यौगिक मोटर, ये सभी तो श्रेणी मोटर होगी। तो विद्युत कर्षण है, यानी विद्युत कर्षण में जो प्रयोग करते वो डीसी श्रेणी मोटर प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, श्रेणी मोटर। अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी मोटर की चाल निम्न में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? यानी एक डीसी श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण करना है, तो डीसी श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण की 5 विधि है। आर्मेचर डाइवर्टर विधि, यानी आर्मेचर विभक्त विधि, यानी आर्मेचर की धारा को डाइवर्ट करना, यानी समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाकर धारा को विभक्त करना। दूसरा है क्षेत्र डाइवर्टर विधि, यानी क्षेत्र की धारा को डाइवर्ट करना, यानी समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाकर इसमें से गुजारना। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि, क्षेत्र डाइवर्टर विधि, क्षेत्र टेपिंग विधि, यानी क्षेत्र से टेपिंग निकालना, क्षेत्र को श्रेणी या समांतर क्रम में संयोजित करके, यानी फील्ड को श्रेणी या समांतर क्रम में संयोजित करके, और एक वोल्ट नियंत्रण विधि। तो 5 गति नियंत्रण की 5 विधि है। आर्मेचर डाइवर्टर विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड टेपिंग विधि, फील्ड को श्रेणी या समांतर क्रम में संयोजित करके, और वोल्ट कंट्रोल करके। तो अभी इनमें देखो क्या है कि डीसी श्रेणी मोटर की चाल निम्न में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? क्षेत्र डाइवर्टर इससे कर सकते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर विधि इससे कर सकते हैं, क्षेत्र टेपिंग इससे भी कर सकते हैं, क्षेत्र कुंडली को समांतर क्रम में करके इसे भी कर सकते हैं, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ई, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, हिस्टेरेसिस लूप किसका क्षेत्र निरूपित करता है? हिस्टेरेसिस लूप है वो हिस्टेरेसिस हानि को दर्शाता है, यानी जो VH वक्र है, हिस्टेरेसिस लूप है, वो क्या निरूपित करता है? हिस्टेरेसिस हानि को निरूपित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टेरेसिस ह्रास, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, हिस्टेरेसिस ह्रास। अगला क्वेश्चन है, 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की आवृत्ति क्या होगी? यानी कोई 4 पोल जनरेटर है जो 1500 आरपीएम पर चल रहा है। अब पूछा है कि इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? यानी पोलों की संख्या क्या दे रखी है? P बराबर है 4, जनरेटर की गति N बराबर है 1500 आरपीएम, और पूछा है F बराबर क्या होगी? तो सूत्र क्या है अपना? F बराबर होता है PN बट्टा 120। P का मान यानी पोलों की संख्या कितनी है? 4, N कितना है? 1500 आरपीएम, और बट्टा 120 कितना हो रहा है? 50 हर्ट्ज या चक्र प्रति सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसकी आवृत्ति क्या होगी? 50 हर्ट्ज या चक्र प्रति सेकंड भी हम कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, शिल्प रिंग प्रेरण मोटर में कितने शिल्प रिंग होते हैं? एक सर्पण वलय प्रेरण मोटर है, इसके अंदर कितनी शिल्प रिंग होती है? तो सर्पण वलय प्रेरण मोटर के अंदर जो रोटर वाइंडिंग होती है, जो घूर्णकर वाइंडिंग की जाती है, वो 3 फेज स्टार संयोजित होती है। तो इसमें जो स्टार बिंदु को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल तीनों कलाओं की जो है उसके श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध यानी स्टार संयोजित प्रतिरोध लगाते हैं,
तो केवल 3 ही स्लिप रिंग लगाते हैं, यानी तीनों कलाओं के लिए उसको रेजिस्टेंस से जोड़ने के लिए। तो स्लिप रिंग प्रेरणा मोटर में 3 स्लिप रिंग होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 3, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।